आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश हुई। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश हुई। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ जिद लिए, ऐसे ही कुछ मजबूत इरादे लिए वो निकल पड़ी अपनी जिंदगी की शुरुआत के लिए और कभी मुड़कर नहीं देखा जिंदगी में दोबारा। जी हाँ, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। जिस शख्सियत को हम आज आपसे मिला रहे हैं दोस्तों, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की या किसी भी तारीफ की कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुद अपने आप में एक तारीफ है। उनका नाम ही काफी है उनके बारे में बताने के लिए। दोस्तों, आज हमारे साथ है नैब इंडिया की सेंटर फॉर द ब्लाइंड वुमेन यूनिट की डायरेक्टर एंड फाउंडर सेक्रेटरी मिस शालिनी खन्ना। मैम, सबसे पहले तो रेडियो उड़ान के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाल कर हमें टाइम दिया। थैंक यू। आई रियलाइज दैट रेडियो उड़ान बहुत लोगों तक जाता है और ये एक बहुत कीमती जरिया है सब तक पहुंचने का। जी बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे कि जो काम फील्ड आपने चुना है, हमारा भी यही मकसद है कि हम मोटिवेट करें ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि हम विजुअली एम्पायर होने के वजह से कुछ कर नहीं सकते। तो आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे ब्लाइंड फील्ड में कि मतलब साइटेड होने के बावजूद भी आप ब्लाइंड फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वो भी बहुत एक्टिवली। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आप किस किस फील्ड में अभी एट प्रेजेंट एक्टिव है। मीनल, मैं सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एनएबी का जो यूनिट है दिल्ली में, वो शुरू किया था मैंने 2002 में। उसको मैं अभी भी देखती हूँ। इसके साथ साथ हमने इसी सेंटर में रिसर्च विंग शुरू किया 2009 में, जिसमें हम रिसर्चेस लेते हैं फाउंडेशंस और गवर्नमेंट के साथ इस फील्ड के लिए। मैं उन रिसर्चेस के बारे में आपको आगे की बातचीत में बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, करीबन 9 कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट पैनल्स में जुड़ी हूँ, जो कि जिसमें हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे केसेस देखते हैं। उनकी हियरिंग में बैठती हूँ, क्योंकि ये कमिटीज जो हैं, पैनल्स, ये सिविल कोर्ट की पावर्स हैं इनके पास। तो हम उन केसेस पे बैठकर उसको हियरिंग देते हैं। और उसके साथ साथ अब मैं थोड़े से सीबीआर में भी स्टेप इन कर रही हूँ। हम लोग जो दिल्ली के अर्बन स्लम्स हैं, पॉकेट्स हैं, जहां जहां बहुत सारे ब्लाइंड लोग इमोबाइल हैं और वो निकल नहीं सकते हैं कुछ लिमिटेशंस की वजह से, उन तक उनकी रोजगार पहुंचाने की कोशिश शुरू की है हमने ट्रेनिंग के जरिए। मैम, इसके पहले कि हम आपके वर्क की डिटेल हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूंगी कि आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया है, मार्केटिंग पर भी आपने काफी रिसर्च की है, काफी कोर्स किए हैं। तो इतनी स्टडी होने के बाद आपने यही फील्ड, एकदम डिफरेंट फील्ड क्यों चुना, जो कि आपकी स्टडी से बिल्कुल रिलेटेड भी नहीं था और शायद आम सोसाइटी में इसको कोई खास तवज्जो भी नहीं दी जाती थी? What is the reason I want to know that? तो मेरी एजुकेशन, आई फील इस फील्ड में सभी की एजुकेशन बहुत है। मैं अभी और भी पढ़ सकती थी जो मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट की जब पढ़ाई की अपने मास्टर्स इन इंग्लिश के बाद, तो आई फेल्ट कि मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज में कहीं ऐसी जगह काम करना है जहाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ऑफिसेज में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था और मैं ऑलरेडी मार्केट रिसर्चर थी, फ्रीलांस थी। तो मुझे मौका मिला वॉलंटियर करने का आरके पुरम स्कूल में, एनएबी के, जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि शिक्षा बहुत अच्छी देने की कोशिश है एनएबी की, पर पीछे हॉस्टल में क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं, तो जो पेरेंटिंग है, जो केयर है बच्चों के लिए, और जो तालमेल बैठाकर उन्हें बड़ा करने की कोशिश है, उसमें काफी कमियां रह जाती हैं। और मुझे लगा कि मैं वहां कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो मैंने शुरुआत में केवल एक ट्रायल के तौर पे वो रिफॉर्म लाने के लिए हॉस्टल में ज्वाइन किया था एनएबी को, कि हम इनकी पेरेंटिंग में, इनके बड़े होने में कुछ और बेहतरी ला पाएं।
जी। और धीरे धीरे वहाँ के जो 150-200 बच्चे थे, उन्होंने इतना हेल्प किया मुझे उनको सपोर्ट करने में। मुझे बहुत मजा आया। मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पीरियड था, आई थिंक 1997 से लेकर 2002, जब मैं आरके पुरम में उन बच्चों के साथ काम कर रही थी। चाहे मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था टू सी सब ठीक से जा रहे हैं कि नहीं, सबने खाया है कि नहीं, क्यों नहीं डिसिप्लिन को फॉलो करते। सब साथ मिलकर कहीं तो बैठे जहां से हम उन्हें मोटिवेट कर सकें आगे जिंदगी में। अच्छा, तो उसके बाद स्टेटस ऑफ ब्लाइंड वुमेन इन इंडिया पे एक रिसर्च मैंने किया था एशियन ब्लाइंड यूनियन के लिए, और जो उसके रिजल्ट्स आए, जो भी हमें नजर आया भारत में जो सिचुएशन थी, वो पूरे भारत में रिसर्च की थी। मैं उसकी की कोऑर्डिनेटर थी, और उसके रिजल्ट से हमें एनएबी को लगा कि एक ब्लाइंड वुमेन के लिए सेंटर शुरू करना बहुत जरूरी है। और तब मुझे ये मौका दिया गया कि मैं सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन की शुरुआत करूं हौज खास में। जी मैम, जब आपने पहली बार एज अ वॉलंटियर वर्क किया था, तो उस वक्त जब आपने ये रिसर्च शुरू की थी, तब आप कितने लोग थे एक्साइटेड आपके साथ में, या आप अकेली थी? जब मैंने वॉलंटरी वर्क शुरू किया था आरके पुरम में, मैं अकेली थी। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया 6 महीने के बाद, तो रिसर्च तो मैंने किया 2000 में, ईयर 2000 में। और बहुत बड़ी फील्ड जुड़ी थी साथ में, हमने पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेट किया था। तो कहीं कहीं साइटेड भी जुड़े थे फील्ड वर्कर्स, और बहुत जगह तो ब्लाइंड खुद ही थे। तो इट वाज एन इंक्लूसिव एफर्ट। तो आज मतलब आपको कैसा फील होता है? व्हाट डू यू फील नाउ कि जो आपने कदम उठाया था साइटेड सोसाइटी को छोड़कर एक डिफरेंट सोसाइटी के लिए काम करने का, तो नाउ व्हाट यू फील कि आपका ये कदम कितना सक्सेसफुल रहा? ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने पूछा नहीं इतने सालों में। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जर्नी आसान नहीं थी। आप अपने करियर, क्योंकि मैंने मार्केट रिसर्च को छोड़ दिया था बिल्कुल बीच में फिर, और एनजीओ कोई बहुत लुक्रेटिव करियर नहीं है, आप बहुत कमा नहीं सकते हैं पैसे। तो ऑफ कोर्स फैमिली को बहुत अचंभित फील हुआ था कि क्या कर रही हैं अपना करियर छोड़कर, और कहाँ जाने की कोशिश है। लेकिन मेरा मन, मैं हमेशा कहती हूँ अपने मन को फॉलो करिए, वो आपको खुशी लाके देगा और सक्सेस भी लाके देगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये लाइन चुनी। मैंने मार्केट रिसर्च को कम्प्लीटली छोड़ दिया था 2009 में, जब मैंने यहाँ रिसर्च विंग शुरू किया डिसेबिलिटीज के लिए। अच्छा। और एक बार भी मेरा मुड़ के जाने का मन नहीं किया कि मैं मार्केट रिसर्च वापस चुनूं, जो कि मुझे मेरे लिए ल्यूक्रेटिव है। मैंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए मार्केट रिसर्च में, लेकिन मुझे ये फील्ड बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ काम करने की इतनी जरूरत है, और काम ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इमीडिएटली मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यू नो, दे टेक टाइम। बट जहाँ काम करने की जरूरत है, वहां जिस तरह की खुशी आपको मिल सकती है, आपको कहीं नहीं और मिल सकती। अब तो कितने लोग अपने करियर छोड़ कर वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका मन कहता है। मेरे मन ने ये कहा, मैंने किया, मैं बहुत खुश हूँ। जी मैम, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि आपके दिल ने जो चाहा आपने किया, और आपको इस चीज में कामयाबी भी मिली। बट रेदरली ऐसे होता नहीं है हर किसी के साथ कि वो जो चाहे वो कर ले, और फिर उसके बाद उसको इस कदर कामयाबी मिले और सबका साथ मिले। ऐसा मोस्टली हर किसी के साथ होता नहीं है, बट फिर भी आपके साथ हुआ है। मीनल, आप कह रही हैं तो सक्सेस होगा। क्योंकि सक्सेस को मेजर करने के तरीके अलग अलग होते हैं। नहीं, बीच में मेरे भी वक्त आते थे जहां मुझे लगता था कि क्या मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं डिसेबल नहीं हूँ। बिकॉज बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि आप काम तो कर रहे हैं फील्ड के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि लोग ऐसा नहीं सोचते कि आप उनके जैसे हैं। लेकिन जिन लड़कियों के लिए मैंने काम किया है, जितना प्यार मुझे मिला है उन बच्चों से और उन बच्चियों से, इट्स अनपैरेलल्ड। आई डोंट नो किसी और को इतना मिला हो। जी जी, यही मैं जानना चाह रही थी मैम, कि जिस फील्ड में आप आज काम कर रहे हैं, विजुअल एम्पायर फील्ड में, तो यहाँ पर इन बच्चों से आपको कितना साथ मिला, इन बच्चों ने आपको कितना सपोर्ट किया? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पेरेंटिंग की बहुत कमी थी,
तो जब आपने शुरुआत की तब उन बच्चों का आपको कितना सपोर्ट रहा, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। मीनल, जब मैंने शुरू किया था आरके पुरम में डिसिप्लिन लाना डिफरेंट तरीके का, तो मुझे सब लोग कहते थे कि ये नहीं बदल सकता है, बच्चों की आदतें कैसे बदलेंगे आप। कॉन्सेप्ट होता है ना ऐसे कि मतलब ये लोग तो नहीं बदलेंगे, आम सोसाइटी की यही सोच होती है। लेकिन अगर वो बच्चे, उनमें से कोई भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर सब स्माइल कर रहे होंगे, बिकॉज अगर मैंने बहुत सारे सीनियर बच्चों को, छोटे बच्चों की पेरेंटिंग का रोल दिया वहां पे, कि अच्छा। छोटे बच्चों को कोई नहीं देख पाता और मेड्स कम होती हैं हॉस्टल्स में, रिसोर्सेज ही नहीं है इस फील्ड में, जी। तो वो कैसे देखेंगी कि बच्चे साफ सुथरे जा रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं और खुश जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Parenting is such a wholesome activity. It is not just about giving you food and education. Yeah. So we needed more people. Where will we get them from? तो जितने सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ड्यूटी संभाली। शाम को अपनी पढ़ाई करने के बाद, आने के बाद, मतलब बहुत हेक्टिक एक्टिविटी रहती है एनएबी में। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में आते हैं, खाना खाते हैं, भागे भागे फिर क्लासेस में जाते हैं, होमवर्क्स करने हैं, अपनी भी चीजें देखनी हैं, बहुत टाइम नहीं होता उनके पास। लेकिन अगर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप ड्यूटीज दीजिए छोटे बच्चों की, कि आप चेक करें उनकी थोड़ा सा उनकी परवरिश के बारे में, तो उन सब ने ली। और मैं आई एम सो थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट्स टिल डेट। दे आर माई फैमिली नाउ। और हम सब ने मिल के उस हॉस्टल में रिफॉर्म्स लेकर आए, हम सब मिलकर उस पूरे पैटर्न को बदल पाए। हम रात को असेंबली करते थे, क्योंकि हमें लगता था सब बच्चे कभी के नहीं हो पाते, तो हम रात को 7 बजे असेंबली करते थे स्कूल के अंदर, और सब आते थे बच्चे। और अगर मैं कहती थी कि नहीं, हम थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करेंगे, तो वो मानते थे इस बात को। वो ट्रस्ट जो मुझे इन बच्चों ने दिया है, वो सक्सेस है एक्चुअली। आई कुडंट हैव डन एनीथिंग विदाउट देयर सपोर्ट। अगर वो नहीं मानते तो ये एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो पूरे 50% नहीं, 80% स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये तो समझो, आपने जब रिहेबिलिटी सेंटर ज्वाइन किया था फॉर अ वॉलंटियर वर्क, उस वक्त आपको लगा कि यहाँ पर आप ज्यादा जरूरत है, मतलब इस फील्ड में आप ज्यादा एक्टिवली वर्क कर सकती है। लेकिन उसके पहले भी आपके कोई और शौक रहे होंगे, कोई और थॉट्स, कोई और थिंकिंग? See, I was very young when I joined NAB. I was hardly 24. हाँ, मेरा थिएटर का बहुत शौक था, और ट्रैवलिंग आज तक शौक है मेरा। इस फील्ड ने मुझे बहुत ट्रैवलिंग दी है। मार्केट रिसर्च भी मेरे लोगों को समझने के शौक से आया था। मैं कंज्यूमर बिहेवियर एनालिस्ट थी, तो लोगों को समझ के और उनके बिहेवियर को समझ के आगे चलने का भी शौक था मेरा, जो कि पूरा हुआ इस फील्ड में भी, आज तक हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहूंगी, मेरा जो शौक था उसको मैंने प्रोफेशन बना लिया। मेरा मन करता था कि वॉलंटियर करने का, तो इट बिकेम माय वर्क। ऐसा नहीं लगा कभी भी कि मैंने कोई शौक पीछे छोड़े हैं। मुझे बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला। मैंने जब रिसर्च ले लिया इस फील्ड में, मॉनिटरिंग करते थे हम। पिछले साल तक नैप सेंटर 100 IT लैब्स की मॉनिटरिंग कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ, for different disabilities, not only for visually impaired, but for hearing impaired, for physically impaired, spastic also. That took me to every corner of this country and showcased to me so many schools and institutions working for the disabled people. I must have visited about 300 institutes by now in this country. जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो आप काम कर रही है उसमें आपके आम जिंदगी के शौक भी पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है जब हम कोई काम दिल से करते हैं ना, तो फिर हमें वो सभी कुछ अच्छा ही लगने लग जाता है, वो फिर हमारा शौक हो या ना हो। एब्सोल्युटली राइट मीना। और तभी हम कहते हैं करियर भी दिल से चुनिए, क्योंकि वो आपको ग्रोथ देगा। आप उसमें अपना मन लगा पाएंगे, आप अपना दिमाग लगा पाएंगे। जी बिल्कुल। किसी भी काम को आप केवल करने के लिए बहुत देर तक नहीं कर सकते। हाँ, तो अब मैं चाहूंगी कि आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपने क्या एजुकेशन किया है हमारे लिसनर्स को। मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया था। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था। फिर ऑफ कोर्स RCI के साथ
सर्टिफाइड होने के लिए आपको उनके कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो मैंने एक फाउंडेशन कोर्स तब भी किया था RCI के साथ। देन मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी पढ़ाई की मैंने। देयर वाज अ डिप्लोमा दैट आई हैड डन एंड नाउ आई एम परसुइंग माय MSW। तो अभी भी मतलब आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है? MSW is more for just डिग्री सेक मैंने शुरू किया था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे बहुत मजा आ रहा था। बेसिक पढ़ाई जो हिस्ट्री है सोशल वर्क की दुनिया में, उसके बारे में जानकर आप अपने फील्ड को काफी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। दैट इज द ट्रूथ। जी, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि एजुकेशन फील्ड ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, लेकिन अगर किसी कारणवश वो आगे पढ़ नहीं सका, क्योंकि आप जानती हैं कि अब अभी तक इतना अवेयरनेस नहीं आया हिंदुस्तान में कि ब्लाइंड को इतना हायर एजुकेशन मिल सके हर एक एरिया में, तो ऐसे बच्चे अगर आपके पास आ जाएं तो आप उन्हें कैसे मैनेज करती हैं जिन्होंने पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं की हो और मतलब एक एज भी उनकी हो गई हो मुकम्मल, तो ऐसे में आप उन्हें कैसे मैनेज करती हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी इस बात का जवाब देने के लिए कि हम सेंटर में 2 बैचेस चलाते हैं। अप्रैल में जून में 12वीं प्लस बच्चे आते हैं जिन्हें हम कॉलेज तक ले जाते हैं, और उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इट्स ओपन फॉर एवरीबडी फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। तो जिसमें रॉ बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े होते, वो भी आते हैं जिन्होंने MPhils की होती हैं, वो भी आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशंस की होती हैं, 12th ड्रॉप आउट भी आते हैं। आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए हर तरह की स्टूडेंट्स आती हैं जुलाई के बैच में। हमारे पास एक बच्ची आई थी ऋतु करके, जो कि ना तो देख पाती थी, वो चल भी नहीं पाती थी, पोलियो की वजह से उसके पैर मुड़ गए थे, तो वॉकर से एक एक कदम बहुत मुश्किल से चलती थी और हाथ भी मुड़े हुए थे, तो वो ब्रेल भी नहीं सीख सकती। अच्छा। तो वो कभी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि स्कूल वालों ने उसे कभी लिया ही नहीं। जैसलमेर या जोधपुर से आई थी वो बच्ची, और पेरेंट्स ने बोला कि किसी स्कूल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम कैसे पढ़ाएं, ना ब्रेल सीख सकती है, सो स्कूल्स का फेलियर था वहां पे। और ये बच्ची हमारे पास आई थी जब वो करीबन 22-23 साल की हो गई थी। हमने ब्रेल सिखाने की कोशिश की लेकिन वो सीख नहीं पाई क्योंकि उसके हाथ नहीं चल पाते थे। तो क्या करते फिर, और सेंटर में अगर बाकी लोग नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूंगी, नैप इंडिया सेंटर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, बाकियों से बहुत अलग चलता है। ये सेंटर में आपको सब काम खुद करने होते। आप सुबह 6 बजे से आपको वॉक पे भी जाना जरूरी है। एवरीबडी हैज टू बी मोबाइल आफ्टर 3 मंथ्स। उसके बाद आकर सब बच्चियों को ड्यूटीज लेनी होती हैं किचन में। पूरा सेंटर लड़कियां खुद संभालती हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको कुछ दे रही हूँ, यू कम वर्क फॉर योरसेल्फ। तो होम साइंस की ट्रेनिंग साथ साथ हो जाती है, जो काम आपको नहीं आता वो ट्रेनिंग में डाला जाता है। हर एक को करीबन 45 मिनट से 1 घंटा रोज किचन में देने होते हैं। अच्छा। शुरुआत में बहुत डर लगता था सबको जब हमने शुरू किया था सेंटर, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन हमारे पास वेट लिस्ट रहती है सेंटर के लिए, एडमिशंस के लिए। सबको इसकी अहमियत समझ आ गई, खुद काम करने की अहमियत। तो ये बच्ची भी आई तो ये किचन में काम कैसे करेगी ना, खड़ी नहीं हो सकती है। और पर सबसे पहले उसने बोला नहीं, वो किचन में ही काम करना सीखी सबसे पहले। ये लाइफ स्किल्स में आता है सेंटर में। और जब पहले दिन वो पुलाव बना पाई, शी वॉज सो कॉन्फिडेंट। शी सेड, आज मुझे लगता है मैं अकेली भी जिंदा रह सकती हूँ, मैं भूखी नहीं मरूंगी, मैं खाना बना सकती हूँ अपने लिए। और वहां से उसकी मोटिवेशन शुरू हुई। उसने कंप्यूटर्स ट्राई किया, सीधे साल भर लगाया उसने, बट शी कुड लर्न कंप्यूटर्स, कीबोर्ड ऑल्सो विद दोज फोल्डेड हैंड्स। एंड वो मेरी पहली रिसेप्शनिस्ट थी सेंटर में। हमारी रिसेप्शन से ही आपको ब्लाइंड गर्ल्स नजर आएंगी काम करते हुए, और सब ट्रेनिंग पे भी होती है। तो शी वॉज माई फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट। शी वॉज सो गुड एंड सो रिस्पॉन्सिबल कि उसकी ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट हुई थी। आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ लोग आते थे सेंटर में कुछ मेडिटेशंस कराने के लिए, और उन्हें वो इतनी अच्छी लगी थी, दे सेड हम जॉब देना चाहेंगे। ऋतु जैन ने वहां से अपनी जर्नी शुरू की बिना पढ़ाई के, बिल्कुल स्कूल नहीं गई थी। और आज वो
भारती रिटेल में इजी डे सर्विसेज की रिक्रूटमेंट्स देखती है, उसने पढ़ाई नहीं की। She became the senior team leader of Bharti Retail recruitments for Easy Day. Easy Day पूरे देश में फैला हुआ है, 100 रिक्रूटमेंट्स एक दिन में करती होगी। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल कि एजुकेशन ऐसा नहीं है कि उसकी अहमियत नहीं है। ऑफ कोर्स एजुकेशन की बहुत अहमियत है, लेकिन जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो अपने आप को किसी से कम ना समझे। एजुकेशन न मिल पाई ये कसूर ब्लाइंड का या डिसेबल्ड का नहीं है। देश की सेवाएं, फैसिलिटीज, टीचर्स की इनएबिलिटी, उनकी कमी, ये सब कमी रिसोर्सेज की है, अपनी स्पिरिट की नहीं है। और वो अपने आप को किसी से पीछे ना समझें, अपनी स्पिरिट से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप आगे पढ़ सकते हैं। आज ऋतु ग्रेजुएशन भी कर रही है ओपन स्कूल से, उसने 12वीं की और फिर वो आगे पढ़ पा रही है, क्योंकि आगे की ग्रोथ एजुकेशन पे डिपेंड करती है। जी जी, मेरे पास बहुत बच्चियां आती हैं जो पढ़ नहीं पाई, कसूर उनका नहीं है। कुछ माता पिता को अवेयरनेस नहीं होती, कुछ आसपास स्कूल्स नहीं होते, बहुत ब्लीक सिचुएशन है कंट्री में, और कहते विजुअली इम्पेयर्ड के साथ मोबिलिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी, उठ के खुद स्कूल तक शुरू में नहीं जा सकते, और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं, माँ बाप बाहर ही नहीं निकलने देते। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लड़कियों के लिए कि पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते कहीं जाने के लिए। तो वो एजुकेशन नहीं मिल, और फिर 18-19 साल में माता पिता को लगता है हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, तब वो इंस्टीट्यूट ढूंढने लगते हैं। तो तब तक पढ़ाई बहुत लेट हो जाती है, लेकिन ओपन स्कूल का जरिया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैम आपने, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे लिसनर्स ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, ये सवाल उन्हीं लिसनर्स के लिए था जो किसी कारणवश फर्दर स्टडी नहीं कर पाए, आगे पढ़ नहीं पाए। लेकिन हम ये कतई नहीं कहना चाहते कि एजुकेशन आपके लिए मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स मायने रखता है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आप आगे पढ़ नहीं सके तो अपने आप को उस कॉम्प्लिकेशंस में मत लाइए कि यार मैं तो पढ़ी नहीं या पढ़ा नहीं तो मेरा क्या फ्यूचर बनेगा। एब्सोल्युटली जी, आप बाहर निकलिए, एक बार अपनी स्पिरिट को ऊंचा करिए, कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर नजर आएगा। जी, बस एक बार हिम्मत करके आपको एक कदम ही बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, एनजीओ मिल जाएंगे आपको जो आपका हाथ थाम लेंगे। बिल्कुल, सीढ़ी सीढ़ी कुछ ना कुछ, एक एक सीढ़ी करके तो आप चढ़ ही लेंगे आगे। जी मैम, थोड़ा सा डिटेल में अब आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को। मीनल, सेंटर में बहुत तरह का काम होता है। अब शुरुआत हमने रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग से की थी। जी, तो कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कंप्यूटर्स के बेस पे कॉल सेंटर, रिसेप्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग उनके लिए जो नहीं पढ़ पाते हैं, और हैंडीक्राफ्ट करके उन्हें एक्सपोर्ट हाउसेस में जॉब्स दिलाई जाती हैं। स्पा की ट्रेनिंग भी दी जाती है सेंटर में। ये एक नया फील्ड है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, नॉर्थ में एटलीस्ट। Spas are basically these premium massage units now all over the country, and this job is very good for blind people because you just have to work with your hands. yeah. It does not require any other senses. And on base of that, in fact, Japan had invited us to see their vocational trainings in Japan. तो हम गए थे 2009 में, मैं जापान गई थी देखने के लिए, और वहां से हम एक ट्रेनिंग लेकर आए ब्लाइंड लोगों के लिए इंडिया में, जो कि मेडिकल मैनुअल थेरेपी है। अच्छा। पूरे जापान में 20,000 लोग जो ब्लाइंड लोग हैं वो यही काम करते हैं। हालांकि हम सोचते होंगे कि जापान इतना टेक्निकल है, इतना आईटी फील्ड है, लेकिन जापान, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज में बहुत सारे ब्लाइंड लोग मैनुअल थेरेपी का काम करते हैं, जिसमें उनको मेडिकल नॉलेज भी लेनी होती है, और फिर वो लोगों की डिजीजेस को क्योर करने का भी काम करते हैं। सो दे पैरामेडिकल काइंड ऑफ काम है ये। अच्छा। और ये कोर्स हम लेकर आए हैं NIVH में और NAB अहमदाबाद में। अच्छा, क्योंकि हमें फिजियोथेरेपी की लैब्स चाहिए थी इसके लिए, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टीचर्स चाहिए थे। तो इन दो जगह पे हमने ये कोर्स शुरू किया, और NIVH का बैच तो अब खत्म हो जाएगा, जनवरी में निकलेंगे वो लोग, तो हम उनके लिए जॉब की कोशिश कर रहे हैं।
इसके आइडियल जॉब्स रहती हैं स्पा में या कॉर्पोरेट्स में हेल्थ सेंटर्स अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे 2 ब्लाइंड लोग ऑन रोल हो और जो भी एम्प्लॉइज सारा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं दोपहर तक, वो वॉक इन करके थोड़ा सा थेरेपी लेके अपनी बैक पे और वापस अपने काम पे जा सकते हैं। जी। आजकल के लाइफस्टाइल डिजीज के लिए बहुत अच्छा है और हम दिल्ली में अब बैच शुरू करने वाले हैं और 2 महीने में, जैसे ही इनफ ब्लाइंड लोग हमें मिल जाएंगे उस तरह के। जी। तो मैम हमारे लिसनर्स ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप नैब इंडिया सेंटर की डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर सेक्रेटरी भी हैं, तो आपका स्पेशली वहाँ पर क्या रोल है? हाँ, मैं नैब इंडिया के सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन का जो दिल्ली में यूनिट है उसकी डायरेक्टर भी हूँ और उसकी फाउंडर सेक्रेटरी भी हूँ। देखिए, एक तो हम विमेन के लिए रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, ये सारी सेवाएं प्रदान करते हैं सेंटर से। दूसरा, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी कोशिश करते हैं और अभी एज आई सेड कि हम CBR में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के जो स्लम्स हैं उसमें जितनी ब्लाइंड लड़कियां बैठी हैं, जो काम नहीं कर पाती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनके डोर स्टेप तक हम रिहैबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो अलीबाग के गांव में भी हमारी कोशिश है कि वहां तक पहुंच पाए। और विमेन की एजुकेशन के लिए काम करते हैं। जो लड़कियां ड्रॉप आउट्स हैं उनको ओपन स्कूल के जरिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्कूली शिक्षा मिल जाए। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है सेंटर से, स्कॉलरशिप स्कीम का, जो कि बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं और जा नहीं पाते हैं। हम उनके साथ करियर काउंसलिंग से लेकर एडमिशन से लेके उनकी पढ़ाई को सपोर्ट करने तक का काम 3 साल लगातार करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ ब्लाइंड गर्ल्स के लिए। जी। तो जहां बात चल रही है ब्लाइंड लड़कियों की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में ही उन्हें प्रॉब्लम आती है, और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहां पर ब्लाइंड लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें से एक फील्ड है शादी। तो इस फील्ड में आपका क्या कोई रोल है? जब लड़की पैदा होती है हमारे देश में, तो उसके लिए माँ बाप शादी ही डेस्टिनेशन सोचते हैं। आज भी मेरे हिसाब से 70 से 80% लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाना लिखाना भी है तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव तो शादी ही है अल्टीमेटली, कि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए जी। तो उसके लिए पालते हैं उसको। लेकिन जब एक ब्लाइंड लड़की पैदा होती है तो माता पिता के हाथों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि सूरत शक्ल भी कई बार बिगड़ जाती है ना ब्लाइंडनेस से जी। तो उनके लिए लड़की शादी के लिए तो प्रोडक्ट रहती ही नहीं, मार्केटेबल एंटिटी नहीं रहती, तो उसको वो किस लिए बड़ा करें वो समझ ही नहीं आता है बहुत सारे पेरेंट्स को। केवल बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स जो शहरों में हैं, जिन्हें मालूम है, उन्होंने ये पढ़ाई के रूट, एकेडमिक रूट्स, करियर रूट्स अपनाने शुरू किए हैं। लेकिन पीछे गांव में, कस्बों में ब्लाइंड गर्ल्स डबली डिसएडवांटेज नहीं है, वो मुझे नहीं पता कितने तौर पे डिसएडवांटेज हो जाती है। सारी सोसाइटी के डर उन पे थोपे जाते हैं। बाहर निकलेगी तो डर लगता है कि कोई कुछ कर ना दे, नुकसान हो जाएगा, प्रेस्टीज हमारी जाएगी। स्कूलों में डाल दिया, डंप कर देते हैं कि मेरे सर से उतर जाए। I'm sorry, my girls who are listening, but I'm sure many will agree with me that this happens. I feel कि बहुत सारे पेरेंट्स इन ब्लाइंड लड़कियों को बच्चा ही समझना, उसको बेटी समझना छोड़ देते हैं। That she is also still a sexual human being, an emotional human being, a mental human being. She is living at every aspect. तो एक तरफ तो हमारे देश में केवल शादी के लिए जहां पे होड़ है तो वहां साइटेड लड़की के साथ भी ब्याह देंगे कि भाई कुछ तो हो जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले इसकी, शादी कर दिया मैंने। और दूसरी तरफ ऐसे बहुत घर हैं जहां लोग शादी के बारे में सोचते ही नहीं ब्लाइंड लड़की की। उनको लगता है कि अरे इनको क्या जरूरत है।
बहुत बहुत तरह के मुद्दे हैं यहाँ। जहाँ माता पिता नहीं रहते, वहाँ भाई लोग बिल्कुल नहीं सोचना चाहते उनकी शादी के बारे में, कहेंगे जिंदगी भर मेरे साथ रह लेगी। और उसकी नीड्स फूड और शेल्टर के अलावा भी बहुत हैं। जी। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ लड़के जो ब्लाइंड लड़कियों से शादी करने को तैयार है? ब्लाइंड लड़के ही तैयार नहीं है। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्लाइंड लड़के ही तैयार नहीं है ब्लाइंड लड़कियों से शादी करने के लिए। मेरे पास हर रोज एक फोन तो आता होगा कि जी हम लड़की ढूंढ रहे हैं, आपका सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन है, तो मुझे हम शादी करना है। या लड़के खुद फोन करते हैं और आप उन्हें पूछने लगिए जैसे ही, तो चाहे कॉमा और चाहे फुल स्टॉप के साथ पहला शब्द निकल के आता है पार्शियली साइटेड। और अब तो मैंने एज अ पॉलिसी कहना शुरू कर दिया है कि सॉरी, मैं साइट बेस पे आपको कभी मैच मेकिंग नहीं करके दूंगी। जी, जी, काफी सही डिसीजन लिया आपने कि आप साइट के बेस पे अब मैच मिक्सिंग करके नहीं देती। और आई होप कि काफी सारे लिसनर्स जो अब तक ये चाहते थे कि वो किसी साइटेड या पार्शियली लड़की से शादी करें, आपकी बातें सुन के शायद उन्होंने अपने डिसीजन में कुछ बदलाव लाने का सोचा होगा। तो मैम, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर म्यूजिक की हम बात करें तो आप किस टाइप की म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? अगर हम कोई म्यूजिक चलाना चाहें या कोई गाना प्ले करना चाहें आपके लिए। ओह हाउ लवली। ओके, मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, नए भी अच्छे लगते हैं। आई लाइक मुझे मोहित चौहान बहुत अच्छे लगते हैं। जी। उन्हें बहुत सोलफुल आवाज है। तो आप मोहित चौहान का कोई गाना चला सकती हैं। कोई आपका फेवरेट? रॉकस्टार के गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं। कुन फाया कुन इज अ वेरी नाइस सॉन्ग। जी, जरूर, हम जरूर ये वाला सॉन्ग प्ले करते हैं। तो लिसनर्स, बस हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी मैम, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप बात कर रहे थे ब्लाइंड मैरिजेस की, मतलब ब्लाइंड लड़कियों के मैरिजेस की। बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्लाइंड लड़के ही नहीं चाहते ब्लाइंड लड़कियों से शादी करना। तो अब जब बात शादी की आई है तो मैं थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स को पता लगे। मैंने शादी नहीं की अभी तक। एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मुझे 2010 या 11 तक तो मुझे वक्त भी नहीं मिला। मैं सेंटर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वक्त नहीं था, बहुत काम रहता था और मैं दिन में शायद 12 से 14 घंटे काम करती थी। और शादी को शायद मैंने सोचा नहीं ऑब्जेक्टिव उस वक्त। ऑल्सो शायद मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मेरी जिंदगी में जो मैं समझती हूँ कि मेरे साथ चलने के लिए रेडी है। मिल जाएगा तो आई वुड डेफिनेटली लव टू मैरी समबडी, बट नॉट येट। ओके, तो बाकी और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आप बताना चाहेंगे? I lost my father in 2007. Otherwise I have my mother at home and मेरे भाई हैं छोटे जिनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि एक्चुअली मैंने बहुत छोटी उम्र में ये सोच लिया था कि मुझे आई डोंट वांट किड्स ऑफ माय ओन। मैं अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हूँ। वो पता नहीं क्यों था, मैं 9th क्लास में थी तब से मुझे लगता था मुझे नहीं करने हैं। और जब मैंने 1998 में ज्वाइन किया आर के पुरम, तो वो नीड मैंने सोची नहीं थी, इतनी अमेजिंगली फुलफिल हो गई। इतने बच्चे थे और मुझे कभी नहीं महसूस होता था कि मेरे नहीं हैं। मैं छोटी सी थी, आई वाज 24 एंड स्टिल आई लव्ड देम लाइक एनीथिंग। इतने सारे बच्चों के साथ काम किया कि आई थिंक वो नीड मेरी हमेशा फुलफिल रही। लेकिन मैम आपने बताया कि बहुत छोटी सी उम्र में आपने ये सोच लिया था कि आपको बच्चे नहीं चाहिए। हाँ। तो दैट मीन्स कि यू डोंट लाइक किड्स? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। यू नो, आई टेल यू समथिंग। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था उस दौरान। सोसाइटी बहुत फ्लक्स में चली है जिस दौरान मैं बड़ी हुई। मैंने ये देखा कि अपने बच्चे पैदा करने के बाद थोड़ा सा वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सेल्फिश भी हो जाता है। हम बच्चे पैदा करके बड़े करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा साथ देंगे बड़े होके, यू नो। जी जी। और फिर जब वो नहीं देते, जब वो अपनी इंडिविजुअल जिंदगियां जीने लगते हैं तो माता पिता को बहुत बुरा लगता है। उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, घर टूट जाते हैं जी। ना वो समझना चाहते हैं बच्चों को, ना बच्चे समझना चाहते हैं उनको। ये जो एक एक्सपेक्टेशन का जो चेन मैंने देखा, अच्छा नहीं लगा मुझे। आई फेल्ट कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक इंडिविजुअल को जिंदगी दे रहे हैं अपने लिए, यू नो। वो जी, ये बात कहीं गलत सी लगी मुझे। उसकी जिंदगी उसकी है, यदि उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि वो जुड़ा रहेगा और ध्यान रखेगा अपने आसपास लोगों का, तो आपका भी रखेगा जी। लेकिन ये सोच के बच्चे को पालना कि ये मेरा ध्यान रखे, अच्छा नहीं लगता था मुझे देखकर, और इसलिए मैंने सोचा तो नहीं पाले। जी, बहुत एक नई बात हमें पता लगी और बहुत अच्छा लगा कि आपने पब्लिकली इस बात को शेयर भी किया। आई नो, ये मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ कुछ बातें। जी जी, सही है बहुत हद तक कि हम जिसे जन्म देते हैं उसके प्रति हम थोड़े बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है ये डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे एटमॉस्फेयर मिलता है। तो शायद हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रही हैं। एब्सोल्युटली राइट, नहीं बिल्कुल नहीं होता। और हमारा समाज, भारत का समाज तो बहुत रिच है, जहाँ पे बहुत परिवार साथ जुड़े हैं। बच्चे अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखते हैं और डिपेंड करता है हम कैसे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को। जी, यही एक बात है बस। मैम, वैसे जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो कोई इतना खास पोजीशन नहीं है कि रूरल एरिया में अगर हम चले जाएं कि भाई हम ऐसे ये एनजीओ में काम करते हैं और आपके घर में अगर ब्लाइंड बच्ची है तो आप बोलिए हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको भगा देते हैं। वो लोग एक जो उनकी नजरों में जो कॉन्सेप्ट है एक एनजीओ का, उन्हें लगता है कि बस ये कुछ मांगने आ गए हमारे पास। सही बात है।
तो आप जब बता रही थी कि आप घर घर रूरल एरिया में जाते हैं लड़कियों की हेल्प करने के लिए, तो कितनी हेल्प मिलती है आपको उन फैमिली की तरफ से? यू नो मीनल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कितने गांव में खड़े होकर झगड़ा किया है, लेकिन एक फायदा होता था। मैं एक ब्लाइंड लड़की को अपने साथ लेके जाती थी। अच्छा। जब मैं एक ब्लाइंड रोल मॉडल को अपने साथ लेके जाती थी तो उन्हें विश्वास हो जाता था कि हम सही बात कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो मानने लायक बात है। उसे पढ़ाई में डाला जाए, उसे आगे रिहैबिलिटेशन में डाला जाए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स लड़ने के लिए भी खड़े हो जाते थे कि क्यों निकालूं अपनी बहन को मैं घर से बाहर, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत प्रेस्टीज इश्यूज से हमने झगड़ा किया है। आई रिमेम्बर एक गांव था यूपी का, जहां पर एक ब्लाइंड लड़की पढ़ी लिखी थी, हाँ, स्कूली शिक्षा ली हुई थी उसने। आप मानेंगे नहीं, उस पूरे गांव में कोई और पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा। क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ ब्लाइंडनेस माता पिता को समझ नहीं आया इसके साथ क्या करें। उन्होंने जो उन्हें इंस्टीट्यूट नजर आया वहां उसको डंप कर दिया। अच्छा। और वो पढ़ गई। लेकिन अब पढ़ाई स्कूली शिक्षा के बाद वो फिर वापस गांव में आ गई। उसको आगे नहीं भेजना चाहते थे। तब भी सेम विडंबना है कि उसका क्या करें। अच्छा। यू नो, क्योंकि अब वो पढ़ गई है तो उसका दिमाग एक्सप्लोर हो चुका है। वो ऐसे किसी के साथ बांध के शादी नहीं की जा सकती। इट्स द सेम प्रॉब्लम। तो बहुत तरीके की लड़ाइयां हमने लड़ी हैं जब हम गांव में गए हैं। पर अब मुझे खुशी मिलती है कि सेंटर के बारे में हमें नहीं बोलना पड़ता। जो हमारी लड़कियां पास आउट हो जाती हैं वो जाके बात करती हैं अपने आस पड़ोस में, और उनकी बात सुनकर बहुत लोग लेकर आते हैं लड़कियों। जी, ये बात तो हमने भी नोटिस की है कि अब काफी ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब लोग कोशिश करते हैं कि उनकी लड़कियों को थोड़ा बाहर निकालें या पढ़ाएं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। बिल्कुल सर। जी मैम, अब थोड़ा बहुत कुछ गोल्स एंड अचीवमेंट की बातें हो जाए। जो अभी रिसेंटली आपको एक अवार्ड से नवाजा गया था वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर, या उसके अलावा कोई और? ऐसे कोई इतने खास अवार्ड्स बिल्कुल नहीं मिले मुझे। बड़ी शिकायत है इनफैक्ट मेरे को। नहीं, मैंने अवार्ड्स के लिए कभी काम नहीं किया। फिर भी अभी दैनिक से रिसेंटली मुझे एक अवार्ड मिला है, विमेन अचीवर्स अवार्ड, फॉर माय सर्विस टू द कम्युनिटी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। ये अवार्ड मुझे वुमेन्स डे पे मिला था। बट उसके अलावा कुछ बहुत अच्छे जो अचीवमेंट कहूंगी, टेड टॉक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का टॉक होता है जी, जिसको बहुत दुनिया इंटरनेट पर सुनती है। टेड टॉक ने मुझे इनवाइट किया था सेंटर के बारे में बात करने के लिए, और ये जल्दी ही यूट्यूब पे आ जाएगा और लोग देख पाएंगे। तो दैट वाज आल्सो वन बिग अचीवमेंट। देन फेमिना ने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था, बहुत बड़ा सा, अबाउट मी एंड माय सेंटर। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। ऐसे ही कुछ, आई एम श्योर जो भी लोग काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स टोकन्स में मिलती रहती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो मैम, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल एनजीओ की तरफ तो बहुत सारे लोग हैं जो मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कदर काम करना, इतना एक्टिव रहना, ये बहुत कम नजर आता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इतना डेडिकेट होके काम करते हैं। तो ये वाकई में बहुत सराहनीय काम है। वेरी स्वीट ऑफ यू। हालांकि मैंने कभी बड़ा नहीं समझा। और मैम, जब हम बाहर से कोई चीज देखते हैं तो वो हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब हमें उसकी खामियां नजर आने लग जाती है। तो ऐसे में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम थी जो आपने फेस की? क्योंकि आपके नजर से और लोगों की नजर से देखने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो प्रॉब्लम आपने फेस की उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। मीनल, आपकी जो जानकारी है इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपको इतनी गहराई की जानकारी है। ये बात बिल्कुल सही है। जिंदगी जंग होना किसी के लिए नहीं छोड़ती जी। वो चाहे डिसेबल्ड हो और वो चाहे ना हो, चाहे आप कोई भी काम करें। जो आज ट्रस्ट मुझे हासिल हुआ है बच्चों से, लड़कियों से, ये हमेशा तो ऐसा नहीं था। और
बिल्कुल सही है। अपने परिवार के साथ झगड़ा करके, मैं भी तो लड़की हूँ आफ्टर ऑल, मैं भी किसी की बेटी थी, हूँ आज भी, बहन हूँ, मैं भी उनकी परिवार के लिए प्रेस्टीज थी, और मैंने ये रास्ता चुना जो कि उनकी नज़र में सक्सेसफुल रास्ता नहीं माना जाता था उस वक्त जी। और मैं मेडिकल फील्ड से, मैंने स्कूल एज इन, मैं 12th में साइंस की स्टूडेंट थी। मैंने मेडिकल के एग्जाम्स दिए थे, मेरा परिवार चाहता था मैं डॉक्टर बनूं, और वैसे ये बात कोई नहीं जानता होगा मेरे घर में भी आज तक कि मैं DPMT के रिजल्ट में वेट लिस्टिंग में थी। अच्छा। जो कि क्लियर हो सकता था बड़ी आराम से, कुछ हद तक वेट लिस्ट क्लियर हो जाती है। हाँ। लेकिन तब तक मैंने ये समझ लिया था कि मेरा मन नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं, और मैं अपने परिवार के अगेंस्ट गई वहाँ। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। मैं मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी, और फिर मार्केट रिसर्च वाज स्टिल गुड, एंड देन अगेन आई चेंज्ड माय फील्ड एंड आई केम इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, जहाँ पे ना तो मेरे करियर का पता था आगे, मैं करियर के लिए आ भी नहीं रही थी उस वक्त, ये नहीं सोचा था कि करियर बनाना जी। और सब छोड़कर जिंदगी मन यहीं लग गया। बहुत तरह की मुश्किलें उस वक्त भी आई, बहुत जो मेरे साथ काम करते थे उनके साथ भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं उनके फील्ड से नहीं आ रही थी, आई वॉज एन आउटसाइडर। जी जी। सो दे फेल्ट कि ये कहा क्यों, मतलब इनके पास वो शिक्षा नहीं है जो हमें चाहिए स्पेशल एजुकेशन में काम करने के लिए। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट आपकी स्पिरिट का पैरेलल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं पहले ही कह रही हूँ, उन बच्चों ने इतना साथ दिया मेरा, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि उन्हें क्या क्या जरूरतें हैं जिंदगी में। हमने बच्चों के ग्रुप्स बनाए, उनके हेड्स बनाए, मॉनिटर्स बनाए, उन्हीं से बात करती थी। आज भी सेंटर में इंटरैक्ट और रोटरैक्ट 2 क्लब चलते हैं जो रोटरी के साथ जुड़े हैं, और हमारी सब कमिटीज में ब्लाइंड गर्ल्स सम्मिलित रहती हैं, बॉयज भी सम्मिलित रहते हैं। उज्ज्वला एक फेस्टिवल है सेंटर का जो हर साल होता है, जिसमें ब्लाइंड लड़के लड़कियां सब इकट्ठे होके आते हैं, मजा करते हैं। इट्स लाइक अ कॉलेज फेस्टिवल, परफॉर्म करते हैं। आई वुड से मेरे को गाइड करने वाले हमेशा से ब्लाइंड बच्चे ही रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सब बच्चों की, मेरे सब टीम्स की जो मेरे साथ काम करते हैं, अमेजिंग पीपल। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए काम कर रही थी, मैं उनके साथ काम कर रही थी। थैंक यू, आप ऐसा सोचती है सभी के लिए, बहुत अच्छी बात है। मैम, आप जैसे वुमेन फील्ड के लिए काम कर रही हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी वुमेन्स को कि मतलब आपको क्या लगता है कहाँ पर आज भी कमी महसूस होती है वुमेन फील्ड में, ब्लाइंड स्पेशली? औरत होना अपने आप में मुश्किल भी हो सकती है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। मैं भी औरत हूँ, एंड बिलीव मी, हर औरत इस देश में बहुत सारी मुश्किलों को लांघ के आगे बढ़ती है। लेकिन जब ब्लाइंड वुमन की बात आती है, मैं नतमस्तक हूं सब ब्लाइंड लड़कियों के आगे जो इतनी करेज निकालकर अपने घरों से लड़ जाती हैं। आज भी मेरे सेंटर में बैठी हुई लड़कियां जो शायद सुनेंगी आपकी ये पूरी टॉक, जो अपने घरों से आज भी लड़ रही हैं, जिन्हें ये अल्टीमेटम दिए गए हैं कि घर से बाहर, गांव से बाहर निकलोगी तो वापस नहीं आओगी, और वो पूरा अपना घर को त्याग कर अपने लिए आगे बढ़ती है कि नहीं, मेरे को अपने आप को चरितार्थ करना है। ये स्पिरिट बहुत जरूरी है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप कमाने लगते हो, सबको सामने नजर आता है कि आपने जो रास्ता चुना था वो गलत था। और मैं बहुत सी ब्लाइंड लड़कियों को बोलती हूँ कि ये दुख करना बंद कर दो कि ब्लाइंड हो। जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड कि आप ब्लाइंड थी तो आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। पढ़ाई कहाँ मिल रही है? इतनी लड़कियों को पढ़ने का मन होता है, घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं। रिलीजन की भी बहुत सारी कन्फाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे धर्मों में नहीं निकलने देते बाहर। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाती है तो उसके मन के सब सपने जो हैं वो बंधे रह जाते हैं। और जब वो मेरे पास आती हैं और हम ट्रेन करना शुरू करते हैं तो वो पढ़ाई की तरफ जाना चाहती हैं। वहाँ बड़ा द्वंद सा चलता है। पर मना नहीं करना चाहूंगी, जरूर पढ़िए, अपने मन को जरूर एक्सप्लोर करिए, पर
माता पिता अगर सुनते हैं इस चैनल को कोई भी, तो प्लीज गुजारिश है मेरी कि पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए आगे। आपका नाम रोशन करके वापस लाएंगी। आपके बेटे शायद उतना नहीं करेंगे जितना बेटियां कर लाएंगी, पर पढ़ाई प्लीज न केवल उसका अधिकार है, पर पढ़ाई उसकी जीवन का सपोर्ट सिस्टम बनेगा जिंदगी भर। एक ब्लाइंड व्यक्ति और एक ब्लाइंड लड़की के लिए एजुकेशन उसके लिए गहना नहीं है जो बाकियों के लिए होता है कि हाँ जी इतनी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी बात है। वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, वो उसकी जिंदगी है। जी मैम, तो आपने लड़कियां हैं आपको मिल जाएंगी जो अपने घर से बाहर जैसे तैसे आ पाई, लेकिन फिर अपने साथ साथ अपने पीछे अपने भाई को पढ़ा रही हैं, अपनी बहन को पुश कर रही हैं। अमेजिंग स्टोरीज। जी जी, बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमें मिल जाते हैं, बहुत से ब्लाइंड मिल जाएंगे जो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। मधु सिंगल हैं हमारे सामने, प्रीति मुंगा है, अनुराधा मोहित हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनली मैम आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, I am not against men. मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन लड़के भी मानते हैं कि ब्लाइंड लड़कियां ज्यादा मदद की अधिकार रखती हैं इस वक्त, क्योंकि उनके ऊपर मुश्किलें ज्यादा हैं। बट ब्लाइंड लड़के प्लीज आगे आए, अपने अपने परिवारों के साथ थोड़ा स्टैंड लें, और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए जब आप अपना एक जीवन साथी चुनते हैं तो साथी चुने, साइट ना चुने। साथी चुने जो हर वक्त आपका साथ दे, आपके मन का साथ दे, न केवल आपको सड़क पे चलने के लिए मदद दे। I really want to appeal to all my blind friends, men friends, that please don't think कि वो भी डिपेंडेंट है, आप भी डिपेंडेंट है। नहीं है। इंडिपेंडेंस तो सीखने की बात है, स्किल की बात है, कोई भी सीख सकता है। जी। मेरे यहाँ से जितनी लड़कियां निकलती हैं सब बहुत इंडिपेंडेंट हैं। कितनी इंडिपेंडेंट लड़कियों को हम जानते हैं। माता पिता बने हुए हैं इस वक्त, मधु शर्मा और दिनेश कौशल, दे आर पेरेंट्स ऑफ अ लवली चाइल्ड, और दोनों काम भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं। कितने एग्जाम्पल्स दे दूंगी ना। So please, come on, I mean, be a sport, let's grow up, थोड़ा इवॉल्व हो जाएं, अपनी दुनिया को थोड़ा और आगे लेके जाएं। यदि आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ जो साइटेड है और खूबसूरत रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल साइट की वजह से एक जीवन साथी को अगर आप चुन रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव ही गलत है, तो बताइए जर्नी कैसे सही हो सकती है? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है मैम। आप अपनी भी जिंदगी को सुंदर नहीं बनाएंगे, उसकी भी। जी जी मैम, तो और कोई बात जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स से, आपके अपनी लाइफ की या अपने काम से रिलेटेड या कुछ भी? मीनल, हालांकि मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, पर हाँ, एक दो बातें जो मेरे मन में हैं जी, कि मैं सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि हाथ के काम से पीछे ना हटें। हाथ के काम की जब बात आती है, सबको लगता है इसमें डिग्निटी नहीं है, तो सब लोग कोशिश करते हैं कंप्यूटर सीख जाएं, ब्लाइंड लोग खासकर कंप्यूटर सीखें और फिर उसके बेस पे हम वाइट कॉलर जॉब ही मिले। बहुत अच्छी बात है यदि ये कर पाए, लेकिन यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो हाथ के काम में कोई इंडिग्निटी नहीं है। इसके जरिए बहुत लोगों ने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो आपको तो स्किल सीखने से मतलब है, अपने जीवन को आगे ले जाने से मतलब है। आज जो स्किल सामने आ रही है उसे सीखिए, आगे चलिए, और फिर जैसे जैसे आपको ग्रोथ का पाथ मिले करिए। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। शिव कुमारी बिहार में, पता नहीं सुन रही है मुझे कि नहीं, और हमारे पास जब आई थी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, साथ साथ पढ़ाई, शायद 12th की हुई थी शायद, तो और अंग्रेजी बहुत बुरी थी, जो कि बहुत ज्यादा ब्लाइंड बच्चों की होती है इस देश में। अंग्रेजी के टीचर्स नहीं है स्कूलों में जी। तो कोई और समझ नहीं आया हमें रास्ता, और हमने उसे हैंडीक्राफ्ट में डाला। बहुत अच्छी थी, सुघड़ थी हाथों से, तो जल्दी ही उसकी जॉब भी लगे एक्सपोर्ट हाउस में। परेशान होती थी, मैं आईटी में ही काम करना चाहती हूँ, कर नहीं पाती थी। 8 घंटे की जॉब होती है एक्सपोर्ट हाउस में, खड़े होके काम करना होता है, थक जाती हैं सब। काम करने जाती थी, ट्रैवल करके काम करती थी। साथ साथ इतनी स्पर्धा थी उसमें कि उसने ग्रेजुएशन ज्वाइन की कॉरेस्पॉन्डेंस में,
काम करते के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में ग्रेजुएशन की, बीएड भी किया बाद में, और आज वापस गई बिहार, टीचर बनी एक गवर्नमेंट स्कूल में, वो हाथ का काम करने की स्पर्धा लेकर। और वहां पर उसने मुझे आज भी फोन करती है, 10 साल हो गए होंगे मुझसे मिले हुए, मुझे वापस बताती है कि मैं अपने क्षेत्र में अकेली ब्लाइंड टीचर स्कूलों में, इतनी खुशी मिलती। मेरे पास बहुत कहानियां हैं हाथ के काम की जर्नी से शुरू हुए हुए। तो ये अपील मैं सबसे करना चाहूंगी, डरिए मत, उससे पीछे मत हटिए, बहुत ग्रोथ है जी। ये मत सोचिए ये काम बुरा है, छोटा है, अच्छा है या बुरा। मैम, जब आप हाथ के काम की बात कर रही हैं तो ब्लाइंड के तौर पर अगर देखा जाए तो अक्सर इंस्टीट्यूट में सिखा दिया जाता है कैंडल्स बनवाना, बास्केट बनाना, कुछ ऐसा काम जो कि मतलब शायद काफी सारे ब्लाइंड नहीं करना चाहते। तो हाई प्रोफाइल जो जॉब लोग करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हैंडवर्क में कोई हाई प्रोफाइल काम नहीं है जो ब्लाइंड नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी कोई खास नजर नहीं आते मैम जहाँ पर कोई और हैंडवर्क सिखाया जाए, जैसे कि कुकिंग क्लासेस हो गई, कैंटीन भी एक अच्छा फील्ड है जहाँ पर शायद ब्लाइंड काम कर सकता है, इवेंट मैनेजमेंट है, काफी सारे ऐसे काम है जहाँ पर ब्लाइंड काम कर सकता है, पर ट्रेनिंग सेंटर की शायद कमी है। बिल्कुल होती है, हमारे यहाँ बेकरी की क्लासेस भी होती हैं, आप मफिन्स बनाना सीखते हैं, चॉकलेट्स बनाना सीखते हैं। अभी अभी हमने कैंटीन का वोकेशन यहाँ शुरू किया है कि एक लड़की जो मेंटली भी थोड़ी स्लो है और ब्लाइंड है, वो हमारी कैंटीन देखना शुरू की है, उसको छोटी सी कैंटीन शुरू की है, और अगर ये चल जाता है तो मैं ये कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट करना चाहूंगी। वो वहीं खड़े होकर थोड़ा बनाती भी है, उसको सब आता है, मठरियां बनाने से लेकर पोहे बनाने से लेकर समोसे बनाती हैं। तो बहुत बच्चों तो ये सारी ट्रेनिंग आपके इंस्टीट्यूट में दी जाती है लड़कियों को? तो अभी इस समर वेकेशन में कोई ऐसी क्लासेस है अगर कोई लड़कियां ज्वाइन करना चाहे हमारे लिसनर्स में? समर वेकेशन हमारा जो है वो 12th के लिए ही होता है। अप्रैल मई जून जो 12th पास आउट लड़कियां हैं उन्हें ब्रिज कोर्स दिया जाता है इंक्लूजन का, जिसमें उन्हें बेसिक कुकिंग सिखाई जाती है, बेसिक आईटी सिखाया जाता है, मोबिलिटी पे बहुत जोर दिया जाता है, और ग्रूमिंग मेरे सेंटर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम सब लोग ग्रूमिंग पे काम करते करते थक जाते हैं, बिकॉज शुरुआत से ही लड़कियों को ग्रूम नहीं किया जाता तो बड़ी मुश्किल होती है। सोशल एटिकेट्स हैं, फिजिकल ग्रूमिंग है, ये सब कोर्स ये 3 महीने का होता है, जिसमें होम साइंस पे ज्यादा तवज्जो नहीं होती, बेसिक होती है क्योंकि इतना वक्त नहीं बचता है सबके पास। लेकिन जुलाई से आप आ सकते हैं कोई भी स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए, होम साइंस का भी आ सकते हैं, स्पा के लिए आ सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लिए आ सकते हैं। अब तो जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी भी शुरू होगा इस बैच में, तो उसके लिए भी आ सकते हैं। रिसेप्शन हैंडलिंग सीखने आ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिसनर्स का सवाल था कि कुकिंग से रिलेटेड कोई क्लासेस कहीं पर होती है तो हमें जरूर बताइएगा। आप जरूर आ सकते हैं। देखिए मेरी जो 3 मंथ का कोर्सेज है ना, उसकी एडमिशंस जनवरी में शुरू हो जाती है, बहुत होड़ रहती है उसके लिए, क्योंकि शायद समर्स में बहुत इंस्टीट्यूट्स खुले नहीं रहते हैं, ये भी एक रीजन है। हाँ, और हाँ, बहुत लड़कियों को ये भी लगता है कि कुकिंग सिखाई जाती है तो अब भागती हैं। इमेजिन क्या आयरनी है, शुरुआत में आती नहीं थी कि कुकिंग सीखनी पड़ती है अभी कुकिंग के लिए भागी आती हैं। थैंक यू जी, चलिए बहुत अच्छी बात है ये भी कि यहाँ से लड़कियां न कि सिर्फ पढ़ लिख के बाहर आती है, पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर सब कुछ सीख कर बाहर आती है। जब तक उसके पास मोबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, होम साइंस में इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक हम एम्प्लॉय नहीं करते। मुझे एम्प्लॉयर के साथ भी तो उतनी ही ऑनेस्टी बरतनी है ना, कि आप एक परिपक्व, इंडिपेंडेंट, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली पर्सन उसके पास जाए। थैंक यू मैम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आपसे मिली, बहुत कुछ मतलब जानने को मिला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी सारे लिसनर्स मोटिवेट भी हुए हैं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। स्पेशली मैं तो मतलब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि शायद आप नहीं जानती, मैं बहुत लेट ब्लाइंड हूँ। 2008 में मैंने अपनी विजन लॉस की, और मुझे काफी फील होता था कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। तो इस चीज का मुझे हर वक्त अफसोस रहता था कि सच में अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए। और जब मैंने देखा तो मुझे वाकई में लगता है कि जब आप
सेटल होने के बाद इतनी सोसाइटी को छोड़कर हमारे लिए काम कर सकती है, तो हमें तो अपने लिए एटलीस्ट करना ही चाहिए। मीनल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और शुरुआत में लगता है छोड़कर, लेकिन अकेले चलने की जर्नी है। एक बार चलिए, इतना बड़ा कारवां आपके साथ चलता है, आपका अपना समाज भी बन जाता है, आपके दोस्त भी बनते हैं, आप सोसाइटी को एक नई शक्ल दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। अपने लिए समर्थ होना सबसे बड़ी बात है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे स्टूडियो में आई और इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया। थैंक यू मीनल, एंड थैंक यू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू मी। लव यू ऑल। मुझे इस फील्ड से बहुत कुछ मिला है, वो अचीवमेंट ज्यादा बड़ी है। शुक्रिया।